बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे मामलात इस वक्त ख़राब होते जा रहे हैं। जैसे ही इब्राहिम रईसी का हादसा हुआ या उनको मारा गया, जो भी सूरत हाल है, इस पर रूस ने अपनी एक इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई। अब वो लोग करने ये जा रहे हैं कि पूरी तहकीकात करने वाले हैं। यानी आपको याद होगा कि जब हमास ने 7 अक्टूबर पर हमला किया था तो रूस ने एक पूरी टीम बिठाई, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया इस हमले को और उसके बाद उन्होंने अपनी मिलिट्री के अंदर इस कोर्स को पढ़ाया और दुनिया को कहा कि ये इतना बड़ा हमला था कि हम अपनी टीमों को पढ़ाएंगे, फौज को पढ़ाएंगे कि वो सीखें कैसे हमला होता है, कैसे बचना है। वो एक लाजवाब चीज़ उन्होंने कहा है। लेकिन अब जो होने जा रहा है, रूस की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इब्राहिम रईसी के हादसे या मारे जाने के बाद इमीडिएटली रूस के सदर पुतिन को तमाम गैर जरूरी सफर करने से इस वक्त रोक दिया है। उनकी सिक्योरिटी इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट कर दी गई है और उनको खास तौर पर जो करीबी जो भी लोग हैं, जो मुलाकात है दीगर इधर उधर, उनसे मुलाकात से रोक दिया है। यानी आप अंदाजा कर लें कि सूरत हाल ये लग रही है कि जो एक रजीम चेंज ऑपरेशन ईरान के अंदर हो गया है, अब वो अगला नंबर रूस का होने वाला है और पुतिन की जान को इस वक्त शदीद खतरा है। देखिए, 2-3 चीजें होने जा रही हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो जो सवालात हैं, एक तो आपको पता है कि ईरान के आर्मी चीफ ने कमेटी तश्कील दे दी है। उन्होंने कहा जी मुझे इन्वेस्टिगेट करके बताएं कि क्या क्या मामला हुआ। एक तो ये मामला, रूस उसमें मदद करने जा रहा है। रूस की टीम अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है कि ये कैसे हमला हुआ, यानी वो फ्लाइट डिटेल्स ले रहे हैं कि क्या राइट पैथ था, हेलीकॉप्टर कैसे गया, क्या वो पहले से ये प्लान रूट था, रूट तब्दील किया गया, वेदर कंडीशंस के वक्त क्या सूरत हाल थी, कैसे हुआ, ये सारी चीजें। कब आखिरी दफा आपने इस हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस चेक की थी, क्या कोई टेक्निकल इशू था, रिपेयर था, कोई मामला था, या इस सारी सूरत हाल में इसका सेफ्टी रिकॉर्ड क्या है। और सबसे बढ़कर ये बात कि आखिरी दफा हेलीकॉप्टर से कौन सा सिग्नल गया क्रैश से पहले, क्या वहां पर कोई कम्युनिकेशन हुआ था पायलट और ग्राउंड कंट्रोल के दरमियान। पायलट और क्रू मेंबर के मामला देखने जा रहे हैं, यानी वो जो ऑन बोर्ड थे उनकी क्वालिफिकेशन क्या थी, वो पहले कितना तजर्बा था उनको, और उसके अलावा सिक्योरिटी, सर्विलेंस, यानी विटनेस से लेकर तमाम चीजें। और ये सारे का सारा मामला जो है, इस पर रूस अपनी करने जा रहा है, पूरी एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है जिसमें ये बताएगा कि असल में इस हमले के पीछे क्या मुहरकात हो सकते हैं। ईरान के अंदर से ये हमला हुआ है, अजरबैजान इसमें शामिल था, हादसा था, अमेरिका की कार्रवाई है या इजराइल की कार्रवाई है। पूरी दुनिया में आप जानते हैं ये सब ट्रेंड क्या चला है, मुसाद यानी इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी, और इसराइल ने कहा है कि हम इस हमले के पीछे नहीं है। ईरान अभी तक चुप है। अब इस सारी सूरत हाल में एक रिपोर्ट ये जारी करेंगे और पॉसिबिलिटी है कि वो ये रिपोर्ट ईरान के साथ शेयर कर दे, अपने मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि रूस ये चाह रहा है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन ओपनली हो जाए और अगर इसमें इसराइल और अमेरिका शामिल है तो खेल बिल्कुल सामने आ जाए। अब पुतिन की जान को है शदीद खतरा। देखिए, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले पुतिन ने ये बात कही थी कि मेरी जान को इतना शदीद खतरा है कि पिछले 20 सालों में 20 दफा से ज्यादा मेरी गवर्नमेंट गिराने की कोशिश है। अब एक जगह मसला यह है कि इब्राहिम रईसी ने आगे बढ़कर वो काम कर दी जो आज से पहले कोई नहीं कर सका। उन्होंने रूस को ड्रोन्स देने शुरू कर दिए, मिसाइल देने शुरू कर दिए और अमेरिका पर मिसाइल दाग रहे थे। और याद रहे कि ईरान इस वक्त सबसे ज्यादा बड़ा इत्तेहादी जो है वो इस वक्त रूस का बनकर उभरा है चाइना के बाद। यानी आप ये देखें कि ईरान ने शायद चाइना को भी बाईपास कर दिया था, क्योंकि ईरान टेक्नोलॉजी दे रहा था, यानी बहुत सारी चीज़ों की, जैसे ड्रोन दे दिए, वो उनकी टेक्नोलॉजी बेसी। अब रूस ने उनसे टेक्नोलॉजी शेयर की, उन्होंने उसको एक्सटेंड करके टेक्नोलॉजी को चीज़ बनाकर उनको दे दी। अब ये सारे का सारा मामला था और अगले मरहले में बहुत सारी नई चीज़ें होने जा रही थी। अब असल में झटका ये लगा है, जो चीज़ें होने जा रही हैं वो बड़ी अजीबो गरीब हैरानकुन है कि लिबनान में कुछ ऐसे मामला होने जा रहे हैं कि इसराइल वहां पर पूरी एक जंग छेड़ने जा रहा है। अब चीजें आपको ऐसे ऐसे बड़ी क्लियर होती हुई नजर आएंगी। यानी आप अंदाजा कीजिए कि लिबनान पर वो जंग छेड़ने वाले हैं पूरी तरह। अब देखना ये है कि क्या ईरान हमला करेगा, जवाब देगा। अगर यानी हिजबुल्लाह के ऊपर या पूरे मुल्क में हमला होगा तो वो करेगा। अब अभी तो सूरत हाल ये है कि इब्राहिम रईसी के मरने के बाद पूरे का पूरा मुल्क, ईरान और पूरा खिता सोग में डूबा हुआ है। यानी ये बड़ी अजीबो गरीब बात है कि आज अमेरिका ने एक ऐसा ऐलान किया है जो बड़ा दिल दहला देने वाला है। उन्होंने कहा है
کہ ایک تو یہ جو طیارہ انہوں نے یعنی ہیلی کاپٹر استعمال کیا تھا یہ 45 سال پرانا تھا، اور دوسرا انہوں نے کہا غلطی ایران کی تھی، اور تیسری بڑی عجیب بات کی انہوں نے کہا کہ جیسے یہ حملہ ہوا تو انہوں نے ہم سے مدد طلب کی۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ حملہ ہوتا ہے تو آپ امریکہ سے مدد طلب کرتے، ٹھیک ہے آپ ان کا ہیلی کاپٹر استعمال کریں، شاہ ایران کے دور کا لیا ہوا تھا، یعنی انقلاب سے پہلے کی بات ہے ایران میں جو آیا تھا، تو اس ساری صورتحال میں آپ ان سے ٹیکنالوجی یا مدد لے رہے ہیں کس سینس کی؟ یعنی یہ ابھی تک تو کہانی سمجھ نہیں آ پا رہی نا کہ وہاں پر جو 2 سگنل ان کو موصول ہوئے تھے، جیسے ہی ہیلی کاپٹر کریش ہوتا ہے تو 2 سگنل آتے ہیں، اور وہ سگنل ہی تو اصل کہانی تھی۔ وہ سگنل اصل میں دیکھ کر ان کو ڈائیورٹ کیا گیا، ایگزیکٹ لوکیشن سے دوسری لوکیشن بھیجا گیا، ساری ٹیمیں وہاں پر چلی گئی اور وہاں پر وہ تڑپتے رہے، یعنی تڑپنا اس طرح کی صورتحال ہے کہ وہ مارے گئے اور آن دا اسپاٹ وہ مارے گئے۔ یہ بڑی عجیب صورتحال ہے، سگنل کون وہاں سے پاس کر رہا تھا یہ ابھی تک کسی کو نہیں پتا۔ ایران کا ایک دم چپ کر جانا یہ بھی حیران کن ہے۔ کیا اس ساری صورتحال میں یہ بات دیکھی جائے کہ ایران کے اندر سے بھی کوئی ابراہیم رئیسی کو ریپلیس کرنا چاہتا تھا؟ دیکھیں جو 2 لوگ مرے ہیں وہ بڑے تگڑے لوگ تھے، انہوں نے ایران کو پچھلے کئی سالوں میں بہت اوپر پہنچا دیا، اتنا اوپر پہنچا دیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ایران کی ترقی الگ ہے، لیکن یہ پچھلے 3-4 سالوں میں جو ایران نے ترقی کی ہے، جو ہمت دکھائی ہے، وہ تو آج سے پہلے وہ کبھی بھی نہیں کر سکے تھے۔ دیکھیں پاکستان پر انہوں نے حملہ کیا، ہم نے جواب بھی کیا، لیکن ایک چیز ہمارے ساتھ بھی ان کی لڑائی ہوئی۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں انہوں نے انڈیا کو انکار کر دیا، اسرائیل پر حملہ کر دیا، حزب اللہ کو سٹرونگ کیا۔ آج حوثیوں نے آپ دیکھیے 5واں امریکی ڈرون تباہ کر دیا، MQ-9 ریپر ڈرون۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ 5واں ڈرون انہوں نے تباہ کر دیا ہے، اور تقریباً آپ یہ سمجھ لیں $150 ملین کا انہوں نے اس وقت نقصان کر دیا، یعنی ایک ڈرون تقریباً پاکستانی 850 کروڑ روپے کا ہے۔ 1 کروڑ اگر مل جاتا ہے کسی کو تو سمجھتے میری زندگی بنی۔ 850 کروڑ روپے کا ایک ڈرون تباہ ہوا ہے، تو آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے۔ تو کیا انہوں نے چھوڑنا تھا؟ اب پیوٹن کو تنہا کرنے کی کوشش ہے، ایک تو اس کو روکنے کی کوشش ہے کہ تم یہ سچ سامنے نہیں لے کر آؤ، یہ جو بھیانک سچ ہے اس کو تم کسی صورت سامنے نہیں لے کر آؤ گے جس میں یہ بتائے گا کہ یہ تو ہیلی کاپٹر تباہ ہونے والا ہی نہیں تھا، اس کا ایک انجن بیکار ہو جائے تو دوسرا بھی چلتا ہے، دوسرا بھی ہو جائے روٹرز اس کا چلتا ہے، کیا معاملہ ہے، کانٹیکٹ کیا ہوا تھا، خراب موسم تھا، کس نے اپروول دی، کون لے کر گیا، یہ ساری کی ساری جو صورتحال ہے۔ پھر اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے کہ کیا اس کو لیزر ہٹ کیا تھا، میزائل ہٹ کیا تھا، اندر سے پھٹا ہے، باہر سے پھٹا ہے۔ اور پھر آپ اندازہ کریں نا کہ انڈیا کے جو ریٹائرڈ ایئر مارشل ہیں، جب انہوں نے بھی یہ بات کر دی ہے کہ بھئی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس طرح گرے، تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ بات جا کر روسی ٹی وی پر کی تھی، رشین ٹی وی پر کی تھی، یہ کوئی اور عام بات نہیں ہے۔ تو روس ہر طرح سے مدد لے کر ایک رپورٹ اپنی جاری کرے گا۔ اب اس رپورٹ کے بعد لیٹ سے اس میں یہ فائنلائز ہو جاتا ہے، 2 چیزیں ہو جاتی ہیں اسٹیبلش، کہ یا تو یہ حملہ جان بوجھ کر کیا گیا تھا اور یا یہ حادثہ تھا۔ اگر پہلی صورتحال ہے کہ حادثہ تھا تو پھر حادثے کے اندر اتنی بڑی کوتاہیاں ہو گئیں تو یہ تو ایران کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ اور اگر یہ حملہ تھا تو ایران کے اندر سے کون لوگ شامل تھے، یہ کس نے سارا روٹ لگوایا تھا، کس نے یہ سارا کچھ کیا تھا، کیسے وہ تباہ ہوئے تھے، کس نے سگنلز پاس کیے تھے، کیا ہوا تھا، باہر سے ہٹ ہوا تھا، کون کون لوگ شامل تھے، کون ابراہیم رئیسی کو ریپلیس کرنا چاہتا۔ اگر روس نے یہ رپورٹ جاری کر دی اور اس میں امریکہ یا اسرائیل کا نام آ گیا تو یہ تو پوری دنیا میں تہلکہ مچ جائے گا۔ اور آپ یہاں سے اندازہ کر لیں اگر یہ معاملہ ہو گیا تو پھر پیوٹن کی جان کو تو بہت بڑا خطرہ۔ آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے لوگوں شاید نہ آئیڈیا ہو اس بات کا کہ پیوٹن کی صورتحال کچھ ایسی ہے کہ ان کے ملک میں یہ چیز بڑی پائی جاتی ہے، یعنی عجیب چیز ہے لیکن پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی جو سیکیورٹی ہے، یعنی وہ جس محل میں رہتے ہیں وہاں 800 کمرے ہیں، اور ہر تھوڑے عرصے کے بعد وہ اپنی ساری سیکیورٹی بدل کر لیتے ہیں، یعنی ریپلیس کر دیتے ہیں، تو وہ کسی ایک پر ریلائی نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ یہ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی ہے کہ ایک ایک کھانا جو آتا ہے ان کا وہ 3 دفعہ، یعنی آپ سوچیں کہ ٹیسٹ ہوتا ہے، بلکہ ان کا جو فضلہ ہوتا ہے، واش روم جاتے ہیں، وہ تک محفوظ کیا جاتا ہے اس کو بھی، تاکہ ان کی صحت کے بارے میں پتہ لیں، کیونکہ آپ فضلے سے پتہ چلا لیتے کسی کی صحت کیا ہے، اس طرح آپ فضا کے اندر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اس وقت روس کے صدر کی جان کو شدید خطرہ ہے، ان کے تمام غیر ضروری جو ٹرپ ہیں ایک تو وہ منسوخ کر دیے گئے ہیں، کسی صورت ان کو اجازت نہیں ہے، یعنی وہ اب یہ صورتحال میں جو ضروری ہوگا، حالیہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے چائنا کا وزٹ کیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ ہم نے اصل بات آپ سمجھیے
दो चीज़ों को आप कनेक्ट करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। चाइना के सदर से जब इन्होंने मुलाकात की, उन्होंने इनको हक किया, गले लगाया। असल में उधर फैसला ये हुआ था कि ईरान के हाथ करेंगे मजबूत, शदीद मजबूत करेंगे, बहुत ज़्यादा मजबूत करेंगे, इतने कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। इनके हाथ मजबूत करेंगे और मजबूत करने के साथ वो हौसियों के हाथ मजबूत करेंगे, उधर से हमास के हाथ मजबूत होंगे, उधर से हिजबुल्लाह के। अब इस सारी सूरत हाल में चाइना ने उनको थपकी दी, शाबाशी कि आपने बड़ी आला लड़ाई लड़ी। आप सोचें ये सारे का सारा मामला जब चल रहा है तो व्हाट नेक्स्ट क्या होगा। यानी आप इस तरह अंदाजा कर लें कि इसके बाद, अब ये बात हुई थी तो उसके बाद नेतन्याहू की गिरफ्तारी के वारंट जारी हुए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से, और आप ये देख लें कि उसके बाद यानी इब्राहिम रईसी और अमीर अब्दुल्ला, यानी आप ये देख दुनिया से वो चले गए हैं। तो क्या ये सारे इत्तफाकन वाक़यात हो रहे हैं? उसके फौरी बाद ही इजराइल ऐलान कर देता है कि हम अब लेबनान पर हमला करने जा रहे हैं। अगर ईरान ने यहाँ पर जाकर उसी, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान की जो पॉलिसी चलती है वो प्रेसिडेंट की वजह से चीज़ों का बड़ा फर्क होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा जो फर्क है वो किसी भी वजह से चेंज हो जाए। यानी आप ये सोच लें कि अब उनकी जो स्टेट की पॉलिसी है वो सिमिलर रहती है। इजराइल ने कहा है कि बेशक इब्राहिम रईसी मर गया है, लेकिन जो प्रॉक्सी है वो नहीं खत्म होने वाली, वो लड़ाई जारी रहेगी। अब इसराइल ये चाह रहा है कि यही मौका है हमारे पास कि हम जाकर हमला करें। अब इनका अगला निशाना होगा ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज। देखिए ईरान का जो इस दफ़ा रिस्पॉन्स है वो मज़ेदार नहीं है। यानी आप ये सोचें कि ना उन्होंने ये बात की है कि काम होगा, इसके पीछे फलानी ताकत है, ये है। अगर ऐसी सूरत हाल है कि उनके अंदर घुसकर किसी ने मारा है तो ये याद रखिएगा उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज भी इस वक्त स्टेक पर है। यानी अगर कोई अंदर तक इस लेवल पर जाकर काम कर सकता है तो वो कुछ भी काम कर सकता है, ये कोई छोटी बात नहीं है। कहां कहां तक हमले हो सकते हैं, क्या किया जा सकता है, ये आप सबके सामने है। सो अब सूरत हाल ये है कि वो चाह रहे हैं कि हम लेबनान पर जंग छेड़ दें। जब ईरान के ऊपर शोक मनाया जा रहा है तो वो लेबनान पर बुरा हमला करने जा रहे हैं, तो क्या ईरान मदद करेगा? ईरान को करनी चाहिए मदद। क्या इस सूरत हाल में हमास के साथ एक लड़ाई जो है वो नए लेवल पर जा रही है? आप गौर करें ना तो इब्राहिम रईसी की जो हिमायत है वो तमाम कंट्रीज को मिल रही थी। वो सबको कह रहे थे मैं तुम्हें टेक्नोलॉजी पास करूंगा, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। कभी वो सऊदी अरब को कह रहे हैं, कभी वो तुर्की को कह रहे हैं, कभी किसी को कह रहे हैं कि भाई हम न्यूक्लियर ताकत बनने जा रहे हैं, आप भी करें। क्योंकि आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि लीडरशिप ने इस वक्त रिस्पॉन्स दिया, यानी वो खड़े हो गए थे, तगड़ा रिस्पॉन्स था। और इब्राहिम रईसी की क़यादत में ऐसे वो खड़ा होकर उन्होंने कहा कि भाई हम तैयार हैं, आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बनाए। क्योंकि देखिए एक बात याद रखिए, जब आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या एटमी ताकत बनने जाते हैं तो सबसे पहले दो ही तरह के तबके को हिट किया जाता है। या तो उस मुल्क का हुक्मरान, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, सदर हो, या कोई और हो, या चांसलर हो, और दूसरा उनके जो एटमी साइंटिस्ट होते हैं उनको। ये दो तबके होते हैं जिनको हिट किया जाता है। तो एक को तो हिट कर दिया गया है और बुरी तरह तबाह हुआ है। अभी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आएगी और आवाम ने दो तरह की रिपोर्ट आएगी। एक तो रिपोर्ट याद रखिएगा, जो क्राइम रिपोर्टर्स होते हैं वो अलग है, एक थिंक टैंक्स होते हैं, एक मुल्कों की एजेंसीज होती हैं, एक अपने मुल्क की। ये सारी अमेरिका से लेकर इसराइल से लेकर खास तौर पर रूस और ये तमाम इवन के चाइना, ये सब अपनी अपनी रिपोर्ट इन्होंने तैयार करना शुरू कर दी है। और आप जानते हैं कि चाइना रूस इस वक्त कोऑर्डिनेट कर रहा है ईरान के साथ, और वो उनसे पूछ रहा है कि बताएं आपके मुल्क में क्या हुआ, ये कैसे हुआ। कुछ जो सवालात हकीकत टीवी ने आपको ऑलरेडी बताए हैं ये उठाए जाएंगे, फ्लाइट्स के हवाले से, क्यों कैसा हुआ, क्या मामला हुआ, कैसे मौसम ख़राब था, आपने ये क्यों इस्तेमाल किया जब आपको पता था कि आपके पास पार्ट्स ही नहीं है। अब जो अगर आप लोग ये बात कर रहे हैं कि नहीं जी वो वैसा था ऐसा था, तो बताएं पहले क्या हुआ। यानी आप ये सोचें कि सारी सूरत हाल में मेंटेनेंस उसकी जब नहीं होती थी तो आप कैसे मैनेज करते थे। ये सारी की सारी जो सूरत हाल है वो असल में डिस्कस होने जा रही है। और ये बात कि ग्राउंड से किन दो लोगों ने सर्च एफर्ट को ख़राब किया था, किन्होंने सिग्नल भेजे थे, गलत जगह पर ये चले गए थे, तो ये सारी की सारी चीज़ें अब रिलीज़ होने वाली है। और सबसे बढ़कर ये जो रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद पता चलेगा कि क्या ईरान कैपेसिटी रखता है हमला करने की कि नहीं। अब गौर करें तो ईरान की सुख चुप लग गई है, यानी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं। देखिए दो उनके लीडरान जो है, आपको पता है अमीर अब्दुल्ला इतने तगड़े फॉरेन मिनिस्टर थे कि वो अगले मुस्तकबिल के ईरान के प्रेसिडेंट के रूप में भी सामने आ सकते थे, इतने वो तगड़े थे। यानी ये दो अगली टर्म भी किसी सूरत हारते हुए इब्राहिम रईसी नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन उसके बाद अमीर अब्दुल्ला उनका नंबर आ सकता था। सो इस सारी सूरत हाल में उन्होंने रास्ते से उन लोगों को हटा दिया जो इतने तगड़े थे, निगोशिएशन कर सकते थे। आपको पता है कि जब इंडिया के साथ अमीर अब्दुल्ला की बातचीत हुई
तो उन्होंने हौसियों के हवाले से इतना इंडिया को बैक फुट पर कर दिया था जिसकी कोई इंतहा नहीं है। इस पूरी दुनिया के अंदर जो हालात चल रहे हैं उसमें अगला नंबर जो है वो पुतिन का हो सकता है। उनकी जान को है शदीद खतरा, और इस सारी सूरत हाल में उनकी सिक्योरिटी टाइट है, गैर ज़रूरी दौरे उनके ख़त्म हो गए हैं और बड़ा मुहतात होकर उनको चलना पड़ेगा, क्योंकि इन सारे मामलात में अहम तरीन बंदा इस वक्त रास्ते से हट चुका है। देखिए, ना रूस से खुश हैं ये ताकतें, ना ईरान से खुश है, ना लिबनान से खुश है, ना शाम से खुश है, ना चाइना से खुश है, ना नॉर्थ कोरिया से खुश है। ये सारी की सारी ताकतें इसे देख रही हैं। और एक बात ज़हन में रखें, जो मुस्लिम ममालिक के लीडरान हैं उनको बड़ा एक तगड़ा पैगाम चला गया है कि अगर आपने भी रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश की, हमारी रेड लाइन ये है, तो आप इब्राहिम रईसी का हाल देख लें। ये ना हो कि अगला नंबर आप लोगों का आना शुरू हो जाए, और अगर आप लोगों का अगला नंबर आ गया तो फिर आप लोगों को कोई बचा नहीं सकता। हालात और चीज़ें और वाक़यात ये चीज़ इंडिकेट कर रहे हैं कि अगले कुछ अरसे के अंदर मामलात काफ़ी हद तक ख़राब होने जा रहे हैं। पुतिन को अपनी जान को बचाना है, क्योंकि अगर वहाँ मामला हो गया तो याद रखिएगा फिर वहाँ पर तो अमेरिका ने ओपनली कहा था कि हम रिजीम चेंज करेंगे, और वहाँ पर एहतजाज और ये चीज़ें, क्योंकि अब तक अगर रूस बचा हुआ है तो उस एक शख्स की पॉलिसीज़ की वजह से। अगले कुछ अरसे के अंदर मामला काफ़ी ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।